So hello and welcome guys. This is the third part from Pharmacology section. So in this part we are going to study about some of the important topics which we will be studying when we will be going into details in the Pharmacology. तो आज का जो हमारा ये तीसरा पार्ट है फार्माकोलॉजी सेक्शन से, तो यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये सब टर्म हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो जो फर्स्ट जो चीज़ है दैट इज कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कीमोथेरेपी है क्या। देखो कीमोथेरेपी जो है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कीमो एंड थेरेपी। सो कीमो इज डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल, chemo is derived from chemical and therapy means management. Now those types of management in which we use some chemicals. So in this context the chemicals are known as drugs. मतलब वैसा ट्रीटमेंट, वैसा थेरेपी जहाँ पर हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। ज्यादातर हम लोग जो है कीमोथेरेपी को हम लोग किसके कंटेक्स्ट में हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैंसर्स। मोस्टली वी हियर the word chemotherapy in context of cancer. It is true that the word chemotherapy is somewhat or related to cancer, because in cancers we know that when a person is having cancer, so there are many different approaches to combat this particular deadly diseases. One is radiation treatment and one is chemotherapeutic treatment and one is surgical treatment. So this particular chemotherapy is the use of chemicals or drugs to overcome those particular diseases. So chemotherapy is the treatment of systemic infection, malignancy with a specific drug. So you know that the drug can be of two, the disease can be of two types. One, it is the localized disease. Localized means that is in that particular disease is in a specific location. That particular disease is in a specific location. मतलब बीमारी आपको दो तरीके से हो सकती है। एक जो है आपको एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, उसको हम लोग लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहते हैं, और एक जो है वो आपका सिस्टमिक होगा। सिस्टमिक मतलब जो आपका ब्लड है, तो ये ब्लड के जरिए आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि डिफरेंट सेल्स तक ये आपको पहुंच सकता है। तो दोनों में हमें इसको रोकने के लिए हम किस चीज की मदद लेते हैं? हम लेते हैं केमिकल्स की मदद। तो वहां पर कीमोथेरेपी करके हम उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा है इन मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी वर्ड जब आ रहा है तो इसका मतलब है जब कैंसर्स होता है तो कैंसर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ड्रग्स है, टैक्सोल है, सिस्प्लेटिन है, तो इसका हम यूज करते हैं ताकि जो ट्यूमरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, दैट कैन बी स्टॉप्ड विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग। तो कीमोथेरेपी वी यूज इन सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑल्सो एज वेल एज इन मैलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग। स्पेसिफिक मीन्स एक खास पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग से हम इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसीज को हम रोकते हैं। नाउ दिस कीमोथेरेपी हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो कीमोथेरेपी जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो पर्टिकुलर ड्रग उस ऑर्गेनिज्म पे एक खास तरीके के जाकर के असर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम है सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज ट्रिपैनोमा पैलिडियम। तो ट्रिपैनोमा पैलिडियम जो है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है, तो ये क्या है कि सिफिलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जो डिजीज है, ये कॉज करता है। तो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने के लिए, इस पर्टिकुलर पैथोजन को मारने के लिए हम एक पर्टिकुलर जो है कि आर्सेनिक के, आप बोल सकते हो कि आर्सेनिक में मिनिएचर ड्रग हम यूज करते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो ड्रग हो गया ये सिफिलिस के लिए स्पेशली ये आपको क्या है कि उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी पर्टिकुलर अगर पर्सन को लेप्रेसी हो जाता है, आपको मालूम है कि लेप्रेसी दैट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया क्या है कि इंसान में लेप्रेसी कॉज करता है। तो उसको लेप्रेसी के बैक्टीरिया को मारने के लिए एक खास किस्म का दवा होता है, जो मेजॉरिटी ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि डेप्सोन हो गया, इसके अलावा आपको रिफाम्पिन हो गया। तो ये पर्टिकुलर दवाई जो है ये खास तरीके के बैक्टीरिया को जाकर के टारगेट करता है, और टारगेट करने के बाद उसे वो या तो सीडल कर देता है, मार देता है, या नहीं तो उसको स्टैटिक करता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है। नाउ कीमोथेरेपी will have no effects on the host cell। सीधी सी बात है कि अगर मैं जो केमिकल में यूज कर रहा हूं, मैं ड्रग यूज कर रहा हूं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, पैरासाइट्स हो, तो मुझे उसको मारना है। ऐसा नहीं कि वो मैं दवा खाऊं और मैं खुद जो होस्ट है, मतलब जिसे बीमारी हुआ है उसको हम होस्ट कहते हैं, और जिसने बीमारी किया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसमें पैरासाइट या तो एंडो भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, या नहीं तो एक्टो पैरासाइट हो, जैसे कि लीच, लाइस जो जुई होती है, या जो आप देखते हैं कि जो जोंक होता है वो हमारे शरीर के ऊपर
भी आके चिपक सकता है, तो वहाँ से नरिशमेंट लेता है, या नहीं तो कोई कोई हमारे बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि टेप फॉर्म हो गया, हुक फॉर्म हो गया, तो वो एंडोपैरासाइट हो गया और ये एक्टोपैरासाइट्स हो गया। तो लेकिन कीमोथेरेपी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बैक्टीरिया यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको तो उससे नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है या होस्ट सेल है इससे इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फादर ऑफ कीमोथेरेपी इज पॉल एलरिच। You should know that the father of chemotherapy is Paul Ehrlich. Now the second term is chemotherapeutic agents. So नाम से पता चलता है chemotherapeutic agents मतलब those agents which are chemical based, which are made from chemicals and used for a particular disease treatment or cure. So what is the definition? Designed to inhibit kill invading parasites. मतलब जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो है इसको डिजाइन किस उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है, या तो उसके ग्रोथ को वो रोक रहा है, या तो वो स्टैटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, या नहीं तो वो साइडल एक्टिविटी शो कर रहा है। देखो दो जो भी ड्रग होता है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक एंड वन इज बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक जो होता है ये क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को मारता नहीं है, वो उसके ग्रोथ को, वो उसके डिवीजन को वो रोक देता है। लेकिन वहीं अगर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक की मैं बात करूं तो वो डायरेक्ट जा करके वो जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस या उसके कोई भी ऑर्गेनल को जाकर के वो तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसे वो डिस्टर्ब करके उसे मार देता है। तो आप याद रखना द एंटीबायोटिक्स इज मेजरली ऑफ टू टाइप, one is bacteriostatic antibiotic and one is bactericidal. Example of bacteriostatic is erythromycin or the macrolide group, and whereas the example of bactericidal is the penicillin group or the beta lactam groups of antibiotics. Okay, now no minimal effects in the recipient. सीधी सी बात है, जो मेरा जो एजेंट है, जो मेरा ड्रग है, जो मेरा केमिकल है, तो इस पर्टिकुलर ड्रग या इस पर्टिकुलर केमिकल से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान होना ही है। मेरा उद्देश्य है कि मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही मारने के लिए मैं दवा खा रहा हूं, लेकिन इससे ये भी देखना है कि जो पर्टिकुलर जो रेसिपिएंट है, जो होस्ट है, जो इंसान है या जानवर है, उसको इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब उसके लिए ये लीस्ट टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है हमारा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का। अब है फार्मेसी। व्हाट इज फार्मेसी? द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फ्रॉम फॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन एंड एनिमल। फार्मेसी जब भी हमारा जो वर्ड हम सुनते हैं तो फार्मेसी मतलब हम लोग समझते हैं कि दवा का दुकान। ठीक है, सही बात है। फार्मेसी मतलब वैसा जगह जहाँ पर हमें अपना पर्टिकुलर ड्रग, जो मेडिसिन हमें मिलता है, और जो पर्सन जो फार्मेसी में रहते हैं उसको हम कहते हैं फार्मासिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कोर्सेज होता है, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया भी है, और मैं अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में और आपको चाहिए तो मैं आपको आगे फर्दर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो फार्मेसी क्या है? इट इज ए साइंस और आर्ट। फार्मेसी को इज ए साइंटिफिक आर्ट टेक्निक है जिसमें कि हम ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंड का हम डिटेक्शन करते हैं। देखो कोई भी जो ड्रग होता है, कोई भी जो हम ड्रग बनाते हैं, तो उसका क्या होता है कि दो टाइप का, एक तो ये नेचुरल हो सकता है, या नहीं तो ये हो सकता है सिंथेटिक ड्रग हो सकता है। जो आजकल जो ड्रग चल रहा है ना मार्केट में, तो मेजॉरिटी ये दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, यानी कि कोई नेचुरल हमने प्लांट से या एनिमल से या कोई सी फंगस से हमने आइसोलेट किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया, और फिर उसके बाद उसका हम लोग मास स्केल प्रोडक्शन हम लोगों ने किया बाय डिफरेंट फार्मास्यूटिकल और फार्मेसी कंपनी। और दूसरा जो होता है वो सिंथेटिक जो है, जो कि मैन मेड है। कोई पर्टिकुलर केमिकल को हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह किया, या उसके स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस किया, और तब जाकर के एक ड्रग का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसका निर्माण किया। तो फार्मेसी में क्या मेजरली क्या होता है, इसमें ड्रग्स का हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, ड्रग्स का कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड के बाद उसको डिस्पेंस करते हैं, अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। आपको मालूम है कि ड्रग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सॉलिड फॉर्म, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, दैट इज द इमल्सन, suspension, or it is also in the form of gases. You know that about the halothane. Halothane are some of the what you can tell, halothane are some of the agents which produce hallucination, which produce, और these are some of the types of anesthesia जो gases के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज जान लो, जो ड्रग्स होते हैं ये this can be in three different forms. It can be in the solid form. Solid form is in the form of tablets. Liquid form, it is in the form of suspension or syrup, or it can be in the form of gases. Example, halothane or chloroform. Okay, the science of compounding, dispensing drugs, or preparing suitable doses. So what this pharmacy or what this pharmacist does, they prepare the compound
After that they dispense the drug into different doses. That particular dose which is suitable for the administration of drugs to man and animal. मतलब दवा बनाया और दवा बनाने के बाद उसको क्या किया कि उसको अलग अलग फॉर्म में बनाया, टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, और उसका डोज का भी वो लोग निर्माण करते हैं कि किस डोज पे ये कितना इसका एक्टिविटी होगा. जैसे होता है ना 10 mg पर kg बॉडी वेट, 500 mg पर kg पर बॉडी वेट, तो अलग अलग डोज के हिसाब से इसका हम लोग फॉर्मुलेशन तैयार होता है ताकि इसको एनिमल्स और इसको ह्यूमन बींग्स में हम इसको दे सके, एडमिनिस्ट्रेशन इसका कर सके. तो मेन जो है दवाई बन रहा है किसके लिए? इंसान और जानवर के लिए. ऐसे प्लांट्स के लिए भी बनता है, लेकिन मेजॉरिटी जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी मेडिकल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मेजॉरिटी हम इंसानों की बात कर रहे हैं और कुछ जानवरों की भी. जो भी ड्रग्स का जो फॉर्मुलेशन होता है ये इंसान और जानवर को ठीक करने के लिए होता है. तो उसके एक अलग अलग डोज है. ऐसा थोड़ी ना कि सब इंसान को मैं एक पर्टिकुलरली मैं ड्रग का डोज दे दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो डोजेस का भी यहाँ फॉर्मुलेशन होता है. एंड हु डज दिस टाइप ऑफ जॉब? दिस ऑल आर द ग्रेट फार्मासिस्ट. वी शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट देम. So what are the different methods of preparing a drug? The first is collection. We collect the compound. For example, we want to prepare some antibiotic. For preparing those antibiotic, we want some substance from where we should obtain those particular alkaloids that can be in the form of saponin, tannin, flavonoids, etc. So first thing is collection. We should collect those plants. After that, it is identification. We should identify whether that particular chemical or that particular compound is available in that. To do this, there are various techniques. That is the HPLC, that is high performance liquid chromatography. There is also TLC, thin layer chromatography. So different techniques are there. There is FTIR, that is the Fourier transform infrared spectroscopy. So different techniques है जिससे कि हम पता चला सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है या जो पर्टिकुलर हमने जो हर्बल प्रोडक्ट लिया है तो इसमें कौन कौन सा इसमें अल्कलॉइड है. तो इसको जानने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स HPLC FTIR है. तो इन सब में भी मैं ये जो अब मैं मेथड्स का क्लास लूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले मैंने कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद मैंने आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद मैंने प्यूरिफिकेशन किया. भाई प्यूरिफिकेशन भी तो करना है. कोई प्लांट्स को मैंने लिया तो उसमें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर ही कंपाउंड से मेरा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उससे उसकी मौत हो रही है या उसको उसके ग्रोथ को रोक रहे हैं या मार रहे हैं. तो उसका प्यूरिफिकेशन भी होना जरूरी है. प्यूरिफिकेशन के बाद उसका आइसोलेशन, जो पर्टिकुलर जो उसमें टर्पिनॉइड्स है, जो अल्कोलाइड्स है, उसका आइसोलेशन भी मुझे करना है. आइसोलेशन के बाद इसका हमको मास स्केल इसका सिंथेसिस करना है और सिंथेसिस के बाद इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना है. कोई एक पेटेंटिंग बॉडी होती है, जैसे कि आपको मालूम है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द US, ये एक पेटेंटिंग बॉडी है. इसी तरह CDSCO जो हमारे इंडिया में है. इस तरह डिफरेंट फार्माकोपियाज है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, US फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है. तो ये सब डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि ड्रग के रेगुलेशन को और उसके डिफरेंट डोजेज है कि वो ड्रग पर्टिकुलर इंसान में दिया जाना चाहिए कि नहीं, तो ये इन सब चीज़ों को देखती है. एंड द लास्ट इज द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस. व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? बट हमें ये भी तो देखना है कि जो ड्रग हमने बनाया है तो वो क्या उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रही है, ISO को वो फॉलो कर रही है. तो ये भी तो हमें देखना है कि जो ड्रग हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, जो ड्रग हमने बनाया, तो क्या उस क्वालिटी को वो मेंटेन कर रही है, क्या उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, क्या वो लेने के बाद पेशेंट में कोई हाइपर इम्यून रिएक्शन तो नहीं हो सकता है, क्या उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता. तो सबको देखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जिसमें कि QC और QA, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस. दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस इन एनी फार्मेसी और एनी माइक्रोबायोलॉजिकल कंपनीज. ओके, नाउ who is the father of pharmacy? You should remember this. The father of pharmacy is William Proctor Jr. Father of pharmacy is William Proctor Jr. These are some of the important terms you should remember. Now, what is pharmaceutics? Pharmaceutics. These are large scale manufacturing of drugs is called pharmaceutics. See, हमें कोई दवा हमें बनाना है, ठीक है, तो दवा जो हमें बनाना है तो उससे तो हमें बिजनेस भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जानवरों तक पहुंचाना है. तो उसके लिए तो हमें भाई 2-3 दवा बनाने से तो काम चलेगा नहीं. तो उसके लिए हमें मास स्केल प्रोडक्शन है, मास स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो डिफरेंट फर्मेंटेशन टेक्निक से हम क्या करते हैं कि इसका मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं. अब जैसे कि आपको मालूम है जो पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन was the first antibiotic which was discovered in 1929 by Alexander Fleming and that particular फंगस वॉज पेनिसिलियम नोटेटम. लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम से जो था कि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं मिला. तो जो कमर्शियल जो अभी हम यूज करते हैं दैट इज पेनिसिलियम क्राइसोजेन. सो वी आर स्टडिंग अबाउट टॉक्सिकोलॉजी. सो व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी? स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स and their chemicals with emphasis on detection
प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। मतलब अभी जो हम लोग डिफरेंट जो हम लोग टर्म्स जो फार्माकोलॉजी में जो यूज होता है, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपका है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है? सबसे पहले मान लीजिए टॉक्सिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। टॉक्सिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच वी स्टडी अबाउट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल और ए ड्रग। मतलब टॉक्सिकोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं कि विष जो हम लोग कहते हैं, विष मतलब विष है, जहर जिसको कहते हैं। तो जहर का जो अध्ययन, विष का जो अध्ययन जिस साइंस के शाखा में जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, लॉगस मीन्स टू स्टडी, टू डिस्कोर्स, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसमें स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट मतलब जो पॉइजन का जो इफेक्ट है ऑफ ड्रग, किसका? ड्रग का। किसी एक पर्टिकुलर ड्रग जो है, आपको मालूम है कि ड्रग जो है वो हमारे लिए उपयोगी है बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर उस ड्रग का अगर हम अत्यधिक सेवन कर लेते हैं या जो रिकमेंडेड जो डोजेज है उससे ज़्यादा अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारे लिए परिणाम की जगह ये दुष्परिणाम ज़्यादा दिखलाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन कि अगर ज़्यादा डोज में हम दे तो क्या होगा, कम भी डोज में दे तो क्या होगा, तो इन्हीं सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर वो हम लोग करते हैं। तो स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स, सिर्फ ड्रग का ही नहीं और भी जो अदर केमिकल्स है उसका भी जो हम लोग अध्ययन है, जो पढ़ाई है, वो हम लोग साइंस के इस शाखा के अंदर करते हैं विथ एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। मतलब कि उसको डिटेक्ट कैसे करना है। मानो किसी ने जहर खा लिया है, किसी ने जहर खा लिया है, किसी ने सुसाइडल अटेम्प्ट लिया है जहर खा करके, तो सबसे पहला है कि मुझे पता करना है कि उसने जो जहर खाया तो कौन सा खाया। जहर तो बहुत सारा हो सकता है, सांप का भी जहर है, फिनाइल भी है, इवन कि जो आप कोई ड्रग का अत्यधिक सेवन कर लोगे तो वो भी टॉक्सिक हो सकता है। तो उसका तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें डिटेक्शन करना है कि इसने कौन सा जहर खाया है। तो इसमें डिफरेंट हम लोग सैंपल्स लेते हैं, ब्लड सैंपल हो गया, इवन कि जो हम लोग अलग अलग वेन को पंचर करते हैं, तो वहाँ पर इसका हम लोग क्या किया, उसका डिटेक्शन किया। अब उसका प्रिवेंशन कि उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। भाई इंसान ने जहर खा लिया है, गलती से ही जहर खा लिया, तो अब उसको बचाना तो है ना हमको, तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, क्या उसका प्रोफाइलैक्सिस है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग हो गया है, भाई देखो फूड पॉइजनिंग भी होता है, आपने सुना होगा कि भाई ये फूड पॉइजनिंग हो गया। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, जो खाना था, जो खाना जो था, तो वो खाना हमने स्टेल खाना खाया, जो खाना बासी हो गया, उसमें जो जीवाणु है वो उस पर एक्ट कर गया, तो वो खाना खराब हो गया। तो उस खाने को अगर हम खाएंगे तो वो हम लोग क्या है कि वो खाने की जगह वो पॉइजन का रूप बन जाता है, तो वो हमारे शरीर को डैमेज करेगा, बीमार करेगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा पॉइजनिंग का। दूसरा जो वर्ड है इसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिकेंट। क्या कहते हैं? टॉक्सिकेंट। तो क्या है ये? दिस आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम केमिकल्स। मतलब ये वैसा सब्सटेंस है, ये वैसा कारक है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करता है। मतलब ये एक तरह से जहर है, एक तरह से ये जहर है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। ठीक है, ये कोई केमिकल ही होगा, सिंपल सी बात है। तीसरा है टॉक्सिन। क्या है? दिस आर पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन ए लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। मतलब टॉक्सिन क्या है? ये पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि किसी लिविंग सेल्स के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप देखते हो कि कभी आपको मधुमक्खी ने काट लिया है या जब भौरे ने आपको काट लिया है तो उस जगह पर आपका स्वलन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, इचनेस हो जाता है, अब बड़ा जलन होता है। तो उसके डंक में जो उसका प्रोबोसिस होता है उसमें एक जहर होता है जो कि आपके बॉडी में वो इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण से आपको चुभता है, दर्द होता है, और कभी कभी तो उससे इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि 10,000 मधुमक्खियों ने किसी इंसान को काट लिया तो उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके डंक में, स्कॉर्पियन की मैं बात कर रहा हूँ, बिच्छू की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने पूंछ से किसी को डस ले तो उसकी मौत हो सकती है, या बहुत ज़्यादा सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म भी जो है अपने बचाव के लिए वो टॉक्सिन बनाता है। जैसे कि आपको जेली फिश, स्टार फिश, आप उसको पकड़ने जाओगे तो वो क्या होगा कि अपना टॉक्सिन छोड़ देगा। तो ये भगवान ने उसे दिया है अपने आप को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से, लेकिन वो हमारे लिए क्यों खतरनाक है। तीसरा है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है? द वर्ड टॉक्सिसिटी
डिस्क्राइब्स द डिग्री टू विच ए सब्सटेंस इज पॉइजनस और कैन कॉज इंजरी। मतलब टॉक्सिसिटी ये क्या है, वो डोज है, टॉक्सिसिटी वो डोज है कि द वर्ड टॉक्सिसिटी डिस्क्राइब्स द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज पॉइजनस। मतलब कोई सब्सटेंस है तो उसको कितने हद तक, उसको कितने लेवल तक उसको हम ले जाए कि वो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी कर दे, मतलब हमें जहर फैला दे अपने बॉडी में। ठीक है, जैसे कि सल्फर की गोली है, तो सल्फर की गोली ऐसे भी लोग बहुत सारे मेडिसिन में उसका यूज होता है, लेकिन अगर सल्फर की गोली में अत्यधिक मात्रा में मैं सेवन कर लूँ, इतना ज़्यादा कर लूँ कि वो हमारे बॉडी में बचाव की जगह वो हमें बीमार कर देगा, मार देगा, मृत्यु हो जाएगी हमें, तो उसको जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिसिटी। मतलब कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितने लेवल तक वो जहरीला है, उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिसिटी, या वो कितने लेवल तक आपके शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, इंजरी पहुंचा सकता है। ठीक है, तीसरा है कि जो तीसरा जो है कि द टॉक्सिसिटी डिपेंड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर। अब जो टॉक्सिसिटी होता है, जो किसी चीज का जो ये माप है कि वो कितना ज्यादा जहरीला है, तो ये किस पर निर्धारित होता है, ये निर्धारित होता है डोज पे, कि कितना डोज लिया गया कि वो जहरीला बन गया। दूसरा है ड्यूरेशन, कितने समय तक लिया गया, भाई 5 मिनट तक उसको लेने का समय है, मैंने उसे ले लिया 20 मिनट तक, तो हो सकता है वो मेरे लिए जहर बन गया। तीसरा है रूट ऑफ एक्सपोजर, किस तरीके से आपने लिया, इनहेलेशन से लिया, ओरल लिया, इंट्रावेनस लिया, इंट्रामस्कुलर लिया, तो आपने कैसे लिया। देखो कुछ दवा जो है वो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, कुछ आप मुंह से लेते हो जिसको हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कुछ हम लोग मसल्स के थ्रू लेते हैं उसको हम लोग आईएम कहते हैं, इंट्रामस्कुलर कहते हैं, कुछ हम लोग वेन के थ्रू लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रावेनस कहते हैं। तो सब ड्रग का अलग अलग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जैसे मुझे वो लेना चाहिए था जो कि रिकमेंडेड था, मैंने उस तरीके से ना लेकर मैंने उसको किसी दूसरे तरीके से ले लिया, तो हो सकता है वो भी एक जरिया हो कि आपको जो जहर आपके बॉडी में फैल जाए। तीसरा है आपको लास्ट है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल इटसेल्फ, मतलब जो केमिकल से जो आपने लिया तो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा केमिकल है, तो उससे भी आपको आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल सकती है, जहर फैल सकती है। इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी इज मैथ्यू ऑर्फिला। द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी इज मैथ्यू ऑर्फिला। some of the important labs in our country which is run by the CSI, that is Council for Scientific and Industrial Research, these are IITR, that is Indian Institute of Toxicology Research, लखनऊ यूपी में है। तो ये जो पर्टिकुलर जो संस्था है IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये एक CSIR का लैब है जो कि यहाँ पर टॉक्सिन्स और विषाणु जहर वगैरह पे यहाँ पर रिसर्च होता है और काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है। ओके, थैंक यू।